जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2026 में लोन रिकवरी एजेंट्स को किस प्रकार से आप उनकी लोन रिकवरी को 100% तरीके से रोक सकते हो। चाहे फिर वो लोन रिकवरी के कॉल्स हो, लोन रिकवरी की विजिट्स हो, या फिर किसी और प्रकार से लोन रिकवरी वाले अगर आपको परेशान करते हैं तो आप उनसे निजात कैसे पा सकते हो, आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, पिछले कुछ दिनों से जब से अपना जीएफएम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च की क्लोजिंग स्टार्ट हुई है, तब से रिकवरी वाले बौखला गए। जनरली अपने टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर को परेशान करने में कोई भी हद पार कर दी है इन लोगों ने। कभी कस्टमर को फोन करते हैं, कभी उनके रिश्तेदारों को फोन करते हैं। अगर कोई मिल नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा कोई कस्टमर, तो उसके घर पे बार बार जा रहे हैं, उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में आदमी बहुत ज्यादा हैरास हो जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, मेंटल प्रेशर ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, और इसी मेंटल प्रेशर की वजह से आजकल इंडिया में लोन की वजह से जो सुसाइड के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि अगर आपको अपने राइट्स पता हो, अपने अधिकार पता हो, और पूरी टेक्निक कि किस तरीके से आप इनकी रिकवरी को रोक सकते हो, अगर ये पता हो, तो आपको ये गलत ख्याल जो आपके माइंड में आते हैं, मुझे गारंटी से पता है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे पुराने व्यूअर नहीं है, हमारे पुराने व्यूअर्स का तो देखो मैं डर निकाल देता हूँ। 90% डर मैंने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनका निकाल के रखा हुआ है। 10% थोड़ा बहुत अगर बचा भी है तो वो वीडियोस देख देख के वो भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो कि अगर माइंड में ऐसी कोई चीज सोच के बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पहले बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आज इसीलिए मैं A to Z प्लान बताने वाला हूँ कि किस किस प्रकार से आप लोग इन रिकवरी वालों को टेटुआ दबा सकते हो, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जो कोई कुत्ता होता है उसको, वैसे तो कुत्तों से कंपेयर नहीं करना चाहिए इनको, कुत्ते बहुत वफादार जानवर होते हैं। ठीक है, जेन्युइनली कहा जाए तो। ठीक है, ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं अगर कहा जाए तो। ठीक है, इन लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि अगर मान के चलो आप इन्हें फोन पे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, आप इन्हें बोल रहे हो कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत हो गई, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग आपको फोन पे फिर वही बातचीत है, 10 तरीके की, पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो। एक कॉल आया नहीं है, ऊपर से 10 कॉल और आ रहे हैं। अगर नॉर्मल कॉल बंद कर देते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल करके परेशान करते हैं। समझ रहे हो, कई बार रिश्तेदारों को फोन करने लगेंगे, रिश्तेदारों को फोन करके बोलते हैं कि इस लड़के ने आपके नाम से लोन निकाल रखा है। समझ रहे हो, रिश्तेदार फिर आपको परेशान करेंगे। तो अब इसका एट द एंड सोल्यूशन क्या है? तो देखो, मैं फिर आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, कि कोई बीमारी जितना ज्यादा बढ़ जाती है उसका इलाज करना उतना ही दिक्कत वाला होता है। ठीक है, तो आप लोग बीमारी को बढ़ने ही मत दो। ठीक है, आप लोग रिकवरी, अगर कोई नया व्यूअर है जिनका भी डिफॉल्ट नहीं हो उनके लिए खास कर है। ठीक है, और जिनका हो चुका है डिफॉल्ट, जिनकी रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी देखा प्रॉपरली, समझे। ठीक है, तो आप लोग पहली बात तो देखो ये समझो कि किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। ओके, आप जो रिकवरी वाले होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होते हैं, और बैंक को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं अगर कहा जाए तो। ठीक है, अगर जब तक आप अपनी कोई कंप्लेंट फॉर्मल फाइल नहीं करते हो, या फिर किसी प्रकार से बैंक को लिखित तौर में, या फिर मेल के द्वारा, या फिर आरबीआई के द्वारा कंप्लेंट नहीं करते हो, तो बैंक को कभी पता नहीं चलेगा कि वो आपको परेशान कर रहा है। समझ रहे हो? अब आप लोग समझो कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो जितने भी डिफॉल्टर भाई हैं, मैं आप सभी पे गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग प्रायर नोटिस जरूर भेजो बैंक को। ठीक है, बैंक को और एनबीएफसी को, अगर डिफॉल्ट हो भी गया है तब भी प्रायर नोटिस भेजो, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि कस्टमर जो है उसकी इंटेंशन नहीं है कहा दे से। ठीक है, उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो डिफॉल्ट करना था। ठीक है, उसने लिखित तौर पे दे दिया कि भाई साहब देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, आप अगर दे सकते हो तो इतने महीने का टाइम दे दो, वरना ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें फिर बैंक कोई प्रकार का वो नहीं बढ़ा सकता कि कस्टमर ने हमारे साथ कोई फ्रॉड करा। आजकल जितने भी फॉर्जरी के केस होता है ना, 318 316 में, कलकत्ता में केस फाइल करते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि लोगों ने प्रायर नोटिस नहीं दिया होता सही तरीके से। समझ रहे हो, अगर वो प्रॉपरली तरीके से प्रायर नोटिस सही तरीके से दें तो ये केस फाइल हो ही ना, क्योंकि आपने बैंक को पहले इंटीमेशन दे दिया है, तो वो फ्रॉड का केस कर ही नहीं सकता। अगर कर भी देते हैं तो आप भाई साहब उस प्रायर नोटिस की कॉपी लेके जाओ कि भाई साहब देखो मैंने बैंक को बताया था कि मेरा डिफॉल्ट हो सकता है, मेरे पास पैसे। तो वहां पर वो जो फ्रॉड वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा वहीं पर। समझ रहे हो? अब जो रिकवरी का मेन है पॉइंट, उस पर आ जाते हैं। देखो, जिन भी भाइयों का डिफॉल्ट हो रहा है और अभी पहला महीना ही चल रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास है गोल्डन चांस। अब ये गोल्डन चांस क्या होता है?
देखो किसी भी बैंक की या एनबीएफसी की विजिट बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% मतलब 90% चांस ये है कि उनका पहले महीने में कोई विजिट होगी नहीं। ठीक है, जो विजिट है, जो होम विजिट का जो जरिया होता है इनका, वो दूसरे महीने के बाद से स्टार्ट होता है, पहला महीना खत्म हो जाने के बाद। तो आप लोगों के पास अभी इतने अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप लोग मेल के द्वारा, ट्वीट के द्वारा पहले ही उस चीज की कंप्लेंट कर दो कि कॉल पे आपसे गाली गलौज हो रही है, आपको विजिट पे धमकाया जा रहा है, या रिकवरी वालों के द्वारा आपसे बदतमीजी करी जा रही है, आपके रिश्तेदारों को फोन करा जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये ट्वीट करना या फिर मेल करना क्या इनफ होगा? तो मैं अभी पूरा बताऊंगा। देखो इनफ तो कुछ नहीं होता अगर कहा जाए तो, ठीक है, बट ये जो मेल और ट्वीट है कि आपने अपनी फॉर्मल तरीके से कंप्लेंट फाइल कर दी है बैंक को, अब उन्हें ये इस पे एक टिकट रेस करके कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर उन्हीं के तो बंदे होते हैं, वो क्यों एक्शन लेंगे? तो देखो ऐसा है, अगर मान लेते हैं कि भाई साहब टीएल के पास उनका गया भी ईमेल, ठीक है, बट वो लोग ये नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से इग्नोर करें, वो आप पे रिकॉर्डिंग मांगेंगे। ठीक है, कॉल आपको मेल करके रिकॉर्डिंग आप पे मांगी जाएगी, आप पे प्रूफ मांगे जाएंगे। अगर आपके साथ बदतमीजी हुई है, गाली गलौज हुई है, तो आपके पास प्रूफ होंगे, है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह कोई चीज की। अगर नहीं है तो एक आधा कॉल आएगा तो उसमें बन जाएगी रिकॉर्डिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? तो आप वो सबमिट कर सकते हो। फिर उससे अगर मान लो उस पर बैंक एक्शन नहीं भी लेता है, अगर ले लेता तो बहुत बढ़िया, रिकवरी तो प्रॉपर बंद हो जाएगी। अगर नहीं भी लेता है तो अगले महीने ही आरबीआई के ओम्बुड्समैन में आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो 30 दिन के बाद। अब इससे बेनिफिट क्या है, मैं आप लोगों को फिर बताता रहता हूँ बार बार। जो आरबीआई है वही सारे बैंक और सारी एनबीएफसी के हेड है एक तरीके से। उन्होंने ही लाइसेंस दे रखा है सबको। अगर वो अपना लाइसेंस छीन ले तो बैंक लोन देना तो दूर की बात है, किसी को 1 रुपया नहीं देगा, दे ही नहीं पाएगा अगर चाहेगा भी तो। समझ रहे हो? अब जब आरबीआई में आप लोग कंप्लेंट फाइल करते हो तो वहां पर थोड़ा अलग काम होता है कंप्लेंट में। होता क्या है, वहां जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो उन कंप्लेंट की बनेगी 3 कॉपी। ऑनलाइन तरीके से कंप्लेंट होती है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं और वो लोग आरबीआई को मेल कर देते हैं। ठीक है, आरबीआई को आप कितनी बार भी मेल कर लो अपनी कंप्लेंट के लिए, मेल से कुछ नहीं होगा। और बताओ, उनका मेल वाला फंक्शन काम नहीं करता। आरबीआई ने खुद का पोर्टल बना रखा है, आरबीआई ओम्बुड्समैन का, आरबीआई सचेत का। ठीक है, वहां पर जाके आप अपनी कंप्लेंट के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, अपनी पूरी डिटेल डाल के, एड्रेस, फोन नंबर जो भी आपका है। अब कई लोग बोलेंगे सर एड्रेस तो चेंज कर रखा है, पुराना एड्रेस पड़ा है क्या? वो डाल सकता है, डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर तुम एड्रेस नहीं भी देना चाहते तो कोई ऐसे ही रैंडम एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लेंट में एड्रेस नहीं देखा जाता। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वहां पर आपने जो पहले कंप्लेंट करी होगी 30 दिन पहले, उसकी कॉपी आप पे मांगी जाती है। आप उसकी कॉपी, वहां पर पीडीएफ हो, स्क्रीनशॉट हो, उसको अटैच करो, अपना पूरा का पूरा जो ब्यौरा दिक्कत हो रही है वो लिख के एक बार कंप्लेंट करोगे, वैसे ही 3 कॉपी जाएंगी। ठीक है, मैंने पहले बताया था, वो बीच में बात कट गई थी। 3 कॉपी जाएगी, एक तो जाएगी देखो बैंक को या एनबीएफसी को जो भी होगा, एक जाएगा जो एजेंसी है उसको, उसके पास। ठीक है, अब वो बैंक के द्वारा जाए या फिर आरबीआई के द्वारा जाए, वो दोनों में से किसी द्वारा जा सकती है। और एक जाएगा मेरे भाई जो इनका टीएल या फिर मैनेजर होगा, कलेक्शन मैनेजर, उसके पास। और इनकी हो जाएगी बहुत बुरी हालत, क्योंकि अब क्या होगा कि जो आरबीआई की कंप्लेंट है उस पे इनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है प्रॉपरली तरीके से। और अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ है, आप उसे सबमिट करते हो और अपना पूरा वो डालते हो कमेंट वगैरह वहां पर, तो उनको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी और आपकी रिकवरी 100% तरीके से रुक जाएगी। और एक कस्टमर जिसने आरबीआई में कंप्लेंट करी हो बार बार, ठीक है, थोड़ा रिपीटल टाइम पे, उसको घर पे कभी भी विजिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो मैं फिर कहता हूँ आप लोगों से कि जो रिकवरी वाला भी है ना, उससे भी आपकी कोई जाती दुश्मनी है नहीं। ठीक है, होता क्या है कि इनको अपनी नौकरी प्यारी है, समझ रहे हो? आप लोग बार बार कंप्लेंट करोगे आरबीआई में, उसके थ्रू अगर वो लोग आपको आके परेशान करेंगे, प्रूफ होंगे आपके पास, तो चली जाएगी उसकी नौकरी। ठीक है, और उसको अपनी नौकरी प्यारी है, सीधी सी बात है, तो वो आपके घर पे कलेक्शन करेगा ही नहीं। समझे? कई लोग बोलेंगे कि भाई सब एजेंसी चेंज होती रहती है हर महीने, तो हर महीने तो अरे अलग एजेंसी वाला आएगा ना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हर महीने एजेंसी चेंज होती है। एजेंसी को डाटा भी शेयर करना होता है कि कस्टमर ने कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी कुछ। समझे? अगर मान लेता है डाटा शेयर भी नहीं करे, आपको फोन आ रहे हैं तब भी, कोई बात नहीं, दोबारा आरबीआई में कंप्लेंट कर दो एक बार क्लोज होने के बाद, क्या दिक्कत आ रही है?
ये सिलसिला तो चलता रहेगा, एक तरीके से रूटीन बन जाता है। बट ये है कि आप सिक्योर रहोगे, ना आपके रिश्तेदारों को कॉल जाएगी, ना आपको कॉल करके परेशान करा जाएगा, और ना ही आपके घर पे विजिट होगी। इस तरीके से आप लोग अपनी होम विजिट और अपनी रिकवरी को 100% तरीके से रोक सकते हो। और हाँ, अगर आप ज़्यादा कुछ वो रहता है तो आप लोग नोटिस भी भेज सकते हो बैंक को चाहो तो, सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर कुछ ज़्यादा ही हद पार हो गई तो एफआईआर भी लिखवा सकते हो। अक्सर ऐसे में होता क्या है कि जब आप लोग थाने जाओगे एफआईआर लिखवाने के लिए, तो उन पे बोला जाता, आप पे बोला जाता है कि हम थाने में एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में एक काम कर सकते हो, अपनी एफआईआर लिख के, मतलब अपनी कंप्लेंट लिख के उसको स्पीड पोस्ट करवा सकते हो थाने को, ठीक है। वहां पर वो एक बार चली जाएगी, उस फिर उनको उस पे काम करना पड़ेगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आपके पास प्रूफ होगा तो भाई सब हो गया काम, रिकवरी वाला गया अंदर। अगर ज्यादा कुछ सीरियस रहता तो 112 नंबर फोन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रिकवरी से, ठीक है, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। तो डरे ना, घबराए ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है अभी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, ऊपर नंबर आ रहा है, जुड़ सकते हो हमसे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। जय हिंद।